प्राकृतिक रूप से है, कुछ मानव निर्मित है। तो पारिस्थितिकी तंत्र और इसके प्रकार। ये पारिस्थितिकी तंत्र जो पाया जाता है किस किस तरीके का हो सकता है? तो दो तरीके से हमें दिखते हैं। पहला प्राकृतिक, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के भी कई भाग। पहला, जिसमें स्थलीय प्राकृतिक तंत्र हो सकता है जो जमीन पर है। और स्थलीय में हमें कुछ जंगल दिखाई दे सकते हैं जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके रूप में, या जिन्हें हम वन कह सकते हैं। इसके अलावा घास के मैदान, इनके साथ साथ मरुस्थल और टुंड्रा क्षेत्र, ये हमें स्थलीय प्राकृतिक तंत्र के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जलीय तंत्र हो सकता है। जल पर भी पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, जहां पर जीव अपने आसपास के पर्यावरण से अंतर क्रिया करते हैं। जल में कुछ स्वच्छ जल हो सकता है, जैसे नदी, झील, तालाब, ये हमें मिल सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें थोड़ा सा खारापन हो, जिसे हम कह सकते हैं समुद्र या खारा वाला क्षेत्र। इसके अलावा कुछ जो दोनों के बीच हो, स्वच्छ और जो खारा पानी, उन दोनों के बीच, जैसे डेल्टा बनता है, नदी जहां पर अपना अवशेष डिपॉजिट करती है, अवसादों को। तो इसे हम कहते हैं कि बीच वाला क्षेत्र है संक्रमण या ट्रांजिशन वाला क्षेत्र। जैसे डेल्टा हो गया किसी नदी के द्वारा निर्मित, ये हमारे प्राकृतिक पाई तंत्र है। इसके अलावा कुछ मानव निर्मित है और मानव ने कुछ अपने खाद्यान्न के लिए बनाए हैं जिन्हें सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे खेत है, उसने भी कुछ तालाब, नहर, ये जो उसने बनाए हैं अपने जीवन यापन के लिए, वो भी पाई तंत्र का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ हम लोगों ने अपने विकास के लिए शहर, कुछ उद्योग, इनका निर्माण किया है, ये भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्राकृतिक, दूसरे मानव निर्मित, जिसमें ज्यादातर हिस्सा प्राकृतिक रूप से हमें दिखाई देता है। इस प्राकृतिक में स्थलीय, जलीय पाई तंत्र, वन, वन के अलग अलग प्रकार, इनके बारे में हमें थोड़ा जानना होता है। तो सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक पाई तंत्र, और इसमें वन जो स्थलीय क्षेत्र पर मिलता है। तो इस वन पारितंत्र
के अंदर किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वन जो पारितंत्र है और इस पूरे तंत्र में हमें कई प्रकार के वन मिलते हैं और इन वनों का निर्माण होता है पृथ्वी पर उनकी पोजीशन के आधार पर। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो सन से मिलती है। तो सन की लाइट कहां पर कैसी पड़ी इसके आधार पर डिसाइड होता है। ये जो 0 डिग्री है ये विषुवत रेखा होती है, इसके ठीक ऊपर उत्तर में 23.5 पर कर्क रेखा और इसके ठीक नीचे 23.5 पर मकर रेखा। और सूर्य का जो प्रकाश है कर्क से मकर रेखा की तरफ ही रहता है, मतलब उत्तर में कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता, दक्षिण में मकर रेखा से ऊपर नहीं जाता। इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध मतलब 2 अक्षांश के बीच का क्षेत्र, गर्म और 2 अक्षांश के बीच का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र हमें दिखता है। इसके अलावा ऊपर वाला जो धीरे धीरे ध्रुव की तरफ जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो वन जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसे हम पहला उष्ण कटिबंधीय वन, जहां पर सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, कटिबंधीय वन। उसके बाद धीरे धीरे कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर का एक बीच वाला जोन पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं मध्य अक्षांश। और यहां पर तापमान थोड़ा सा कम होगा और मध्य अक्षांश पे जो वन मिलते हैं उन्हें कहते हैं शीतोष्ण, थोड़े से ठंडे हैं, कटिबंधीय वन। और सबसे ऊपर जो हमें वन मिलते हैं उन्हें कहते हैं शंकुधारी, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, या टैगा वन। ये 3 प्रकार के वन हमारी पृथ्वी पर हमें दिखाई देते हैं अलग अलग जोन में। और इनको डिसाइड करने वाला एक सबसे बड़ा फैक्टर सौर तापमान, उसकी किरण। उष्ण कटिबंधीय वन में भी 2 तरह के वन, एक सदाबहार जिनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं, दूसरे पर्णपाती जिनकी पत्तियां गर्मियों से पहले गिर जाती हैं, क्योंकि इनके पास पहले से ही पानी कमी है और तापमान ज्यादा रहेगा और पत्तियां भी रहेंगी तो इवेपरेशन ज्यादा होगा। इसकी वजह से ये पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई उष्ण कटिबंधीय वन, इनके कुछ क्षेत्र और इनकी कुछ विशेषताएं। तो उष्ण कटिबंधीय वन जो उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में मकर रेखा
इनके बीच होते हैं। और यहां पर वर्ष भर तापमान काफी ज्यादा होता है। सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर हमेशा चमकती है। 21 जून को सितंबर के आसपास मकर रेखा पर आपको दिखाई देती है। तो उसी के आधार पे हम लोग इसको बांटते हैं। तो सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार, वन, जो हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। तो इसका क्षेत्र वो हमने देखा ही, ये विषुवत रेखा के पास 0 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों में मिलता है। यहाँ का तापमान लगभग 24 से 22 डिग्री सेल्सियस पूरे साल इतना रहता ही है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। और यहां पर वनों की कई सीमा रेखा, सबसे पहले बहुत बड़े बड़े वन, बड़े बड़े पेड़, उसके बाद थोड़े से छोटे पेड़, उसके बाद थोड़ी झाड़ियां, ऐसे 3 लेयर, बड़े पेड़, छोटे पेड़ और सबसे नीचे झाड़ियां, ऐसे 3 लेयर इसकी दिखाई देती है। और पूरे साल क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए ऊपर से देखने पर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। और इन वनों की खासियत यह है कि डेली बारिश होती है यहाँ पर, और डेली बारिश होने का कारण तापमान अधिक होता है, उसकी वजह से जो पानी है वो इवेपरेट होगा, वाष्पोत्सर्जन, फिर उसके बाद बादल बनेंगे। तो दोपहर को 2 बजे के आसपास, 12 बजे सबसे ज्यादा धूप चमकती है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन होने में टाइम लगेगा। तो लगभग 2 घंटे बाद डेली यहाँ पे बारिश होती है। ये भी इस वन की खासियत है। और यहाँ पर जो मिट्टी, जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है, उस मिट्टी का नाम है लैटेराइट। तो लैटेराइट मिट्टी का विकास यहाँ पे होता है। और इस मिट्टी की खास बात, इसमें पोषक तत्व नहीं होते, क्योंकि बारिश ज्यादा होने की वजह से ऊपर वाली जो लेयर है वो बह जाती है, जिसे हम कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग की वजह से जो पोषक तत्व हैं वो नीचे की तरफ बह जाते हैं, इसलिए एक बार अगर इन्हें काटा गया तो इन्हें वापस उगाना बहुत मुश्किल है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से पेड़ हैं इसके, तो एग्जाम्पल में महोगनी, साथ में रोजवुड, ये पेड़ यहां पे पाए जाते हैं। और अगर आप कुछ जीव की बात करेंगे तो जीवों में हाथी काफी ज्यादा फेमस है, साथ में
गैंडा, जंगली सुअर, ये सब यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ की जैव विविधता काफी ज्यादा है, जीव काफी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि उनको खाना पानी काफी ज्यादा है। और इसके कुछ क्षेत्र विश्व में, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको अमेज़न नदी, अमेज़न नदी में अमेज़न वन जो ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील में इन वन को सैलवास के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अफ्रीका में कॉन्गो नदी, उस नदी बेसिन में काफी ज्यादा विकसित है। इसके अलावा भारत में अंडमान निकोबार, वहां आपको ये दिखेगा अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में। साथ में दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया का एक द्वीप सुमात्रा, वहां पर भी ये वन आपको दिख जाएंगे। तो ये हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सदाबहार वन देखे, जिनसे सदाबहार वन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ, जो प्राकृतिक पाइतंत्र का हिस्सा है। अगला जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और जो भारत में ज्यादा पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और पर्णपाती का मतलब जो पेड़ अपने पत्ते गिर दे, पर्ण मतलब पत्ता ही होता है, तो जो पेड़ अपने पत्ते गिर दे वो पर्णपाती कहलाते हैं। पर्णपाती वन या इनको मानसून वन भी कहा जाता है। पहली बात, गर्मी में पत्ते गिर जाते हैं और वर्षा भी गर्मियों के टाइम होती है। जैसे भारत में मानसून का टाइम जून से सितंबर, इस समय हमारे यहाँ बारिश होती है। और पत्तियां गिराने का कारण जल की कमी, और जल की कमी को दूर करने के लिए वो पत्तियां गिरा देते हैं। वर्षा सदाबहार वन से कम, लगभग 150 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। तापमान थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हर दिन बारिश नहीं होती तो तापमान थोड़ा सा ज्यादा है। आप कह सकते हो 26 से 29 के आसपास यहाँ का तापमान रहता है। कुछ फेमस पेड़, जिसमें शीशम ये यहाँ पे मिलेगा, साथ में बांस ये भी यहाँ पे मिलेगा। ये इनकी कोई स्थानीय वनस्पति हैं। क्षेत्र की बात करें तो भारत, साथ में ब्राजील, साथ में दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ये सारे क्षेत्र मिलते हैं। तो ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पर्णपाती वन का विकास हुआ। अगर इसके अक्षांश की बात करें तो ये 20 से 30 अक्षांश वाला जो क्षेत्र है वहां आपको काफी ज्यादा देखेंगे। और इसका एक और नाम मानसूनी वन। उष्णकटिबंध के बाद मध्य अक्षांश के वन आते हैं, जहां पर भी पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। मध्य अक्षांश या शीतोष्ण वन, इन वनों की खासियत
तापमान थोड़ा सा कम है। तापमान थोड़ा सा इनका कम मिलेगा। इसके भी कई प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है, मध्य अक्षांश के सदाबहार वन। यहां पर भी सदाबहार वन मिलते हैं। ये भी पूरे साल हरे भरे रहते होंगे। और ये जो तट होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पूर्वी पवन का प्रभाव होता है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक, और वर्षा अधिक होने की वजह से इनको अपनी पत्तियां गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कुछ वृक्ष जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, जिसमें लॉरेल, क्योंकि इनका विकास ज्यादातर है पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है, उन्हीं के बेस पे इनका नाम है। यूरोप में आपको दिखेगा, अमेरिका में दिखेगा लॉरेल, साथ में मैग्नेलोनिया, ये कुछ वन यहां पे दिखेंगे। इनका क्षेत्र चीन, जापान, जो मानसूनी क्षेत्र से ऊपर है, यूएसए, ब्राजील, इस क्षेत्र में इसका विकास होता है। फिर इस मध्य अक्षांश में भी कुछ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती वन। लेकिन उष्णकटिबंधीय से अंतर यह है, ये जो वन है सर्दियों में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ठंड से बचने के लिए पत्तियां गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय वाले गर्मी से बचने के लिए पत्तियां गिरा रहे थे। इसके एग्जाम्पल चेस्टनट, साथ में मैपल, एस, ये सारे वन इस पर्णपाती वन के उदाहरण। और यहाँ की जो मिट्टी है उसे कहते हैं पौडजोल मिट्टी। पौडजोल मृदा यहाँ पे मिलती है, जो थोड़ी सी अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। इसका विकास उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूएसए में, साथ में चिली, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश जहां पर सिल्वर काफी ज्यादा मिलती है, और साथ में एशिया के कुछ क्षेत्र, मंगोलिया, ऐसे क्षेत्रों में मिलता है। उसके अलावा शीतोष्ण में एक और वन भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, जो यहां पर पड़ता है, इसके जलवायु में एक खास बात, जो वर्षा है वो गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में होती है। तो गर्मी
काफी ज्यादा शुष्क, सर्दियां काफी आर्द्र, नमी होती है उसमें। उसकी वजह से ही इस क्षेत्र के वनों का विकास हुआ है। और यहां पर जो बारिश होती है वो पछुआ पवन, मतलब पश्चिम से आने वाली पवन से होती है, इसलिए बारिश की डायरेक्शन पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इनका विकास पश्चिमी तट में हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र में इनका विकास हुआ है। और क्योंकि यहां पर सर्दियों के टाइम बारिश होती है जो इनकी सहायता करती है रसदार फल उगाने में, तो इनके यहाँ संतरे, अंगूर, ये सारे फल होते हैं और इन्हीं को ये लोग उगाते हैं। बागवानी खेती इनके यहाँ की जाती है। और इन्हीं का यूज करके इस क्षेत्र में वाइन जो इंडस्ट्री है या एल्कोहल की जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसका विकास हुआ। ये जूस का उपयोग करके दारू, ये सारी चीजें बनाते हैं। इसके लिए ये वाला क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर रंग बिरंगे पक्षी, बहुत सारी जड़ी बूटियां, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसका ज्यादातर विकास पश्चिमी यूरोप में, जो फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, इन क्षेत्रों में हुआ है। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में हम लोगों ने 3 देखे, सदाबहार वन, पर्णपाती और भूमध्य सागरीय। सबसे लास्ट जो हमें ध्रुव के पास दिखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शंकुधारी वन या टैगा वन। शंकुधारी या टैगा वन पृथ्वी के ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में, और इनका विकास थोड़े से ठंडे और ठंडे क्षेत्र में हुआ है। और ये ऐसे दिखते हैं जैसे क्रिसमस ट्री होता है, और ये शंकु के टाइप के इसलिए होते हैं क्योंकि बर्फ बारी काफी होती है, तो इससे बचने के लिए काम करते हैं। साथ में ये पहाड़ वाले, ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी दिख जाएंगे, जैसे भारत में हिमालय क्षेत्र में इनका विकास आपको दिखेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस क्षेत्र में भी ये वन दिखे जा सकते हैं। तो ये बर्फ से बचने के लिए, और साथ में इनके पास ज्यादा जल नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए अपना ऐसा आकार बनाते हैं, अपनी पत्तियों को काफी छोटा कर लेते हैं। और इस वन का विस्तार सबसे ज्यादा है हमारी पृथ्वी पर। और इसी की वजह से इनका उपयोग भी सबसे ज्यादा किया गया। जब पहला औद्योगिक क्रांति हुआ ब्रिटेन में, क्योंकि यहां पर विविधता ज्यादा नहीं है, एक जैसे वन है। साथ में इन वनों की जो लकड़ियां हैं वो काफी मुलायम होती है, क्योंकि इनको सूर्य का तापमान ज्यादा नहीं मिलता।
तो इनको काटना भी बड़ा आसान है। इनका उपयोग करके औद्योगिक क्रांति में कोयला, साथ में पेपर, इन सब का निर्माण किया गया। और यहां पर वर्षा ठीक होती है, क्योंकि ये वर्षा जो होती है गर्म और ठंडी वायु के मिलने से, ठंडी वायु तो ये इस प्रकार के वन हमें दिखाई देते हैं। और यहां पर जो मृदा है अम्लीय पोरजोल, ये मृदा यहां पे पाई जाती है। तो ये हमने वन देखे, ये एशिया के अंदर, रूस, यूरोप में 63.5 जो अक्षांश है उस क्षेत्र में, जहां पर स्वीडन, नॉर्वे, इन देशों में मिलते हैं। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।